Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. MahindraGuru.com. The Brahmastra for success. Your success is our success. Hello friends, welcome all of you to our Mahindra Guru channel, The Brahmastra for Success. यहाँ पर बहुत सारे रिक्वेस्ट थी कि एसटी डिस्कशंस को ले आया जाए वापस, और इसीलिए आपके रिक्वेस्ट पे, आपके डिमांड पे हमने वापस अपना T20 एसटी डिस्कशन स्टार्ट किया है। तो आइए इसका शिकरेज करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक रिमाइंडर आप सभी के लिए, अगर आपने अभी तक हमारे इस शानदार से और जानदार से और ज्ञान भरे एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को किसी सेलफोन में देख रहे हैं तो आपको पहले हमारे YouTube चैनल के जो होम पेज है वहां पर जाना होगा। साथ ही में गूगल प्ले स्टोर में जो हमारा लेटेस्ट ऐप है महिंद्रास का, इसको अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए वहां से, बिकॉज इट इज द मदर ऑफ ऑल एजुकेशनल एप्स एंड इट्स अ 2-in-1 ऐप ऑफ महिंद्रास एंड महिंद्रा गुरु। आइए अब शुरू करते हैं हम हमारे इस पैसेज को। वैसे आज का जो हमारा एसटी डिस्कशन है ये पीओ प्री एसटी नंबर 34 की इंग्लिश सेक्शन पे बेस्ड है, और हमने अपने इस पर्टिकुलर एसटी के 20 खास सवाल उठा लिए हैं जो कि आपको टफ लगते होंगे, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीअरेंजमेंट आता है, और साथ ही में जो आपका क्लोज टेस्ट है वो भी आता है, और इनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पैसेज है इतना बड़ा, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि जब भी कॉम्प्रिहेंशन हो तो सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, और क्वेश्चंस को पढ़ के जो कीवर्ड्स हो उनको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं इस पहले सवाल को। The author's primary objective of writing the passage seems to। अब देखिए यहां पर जो है, जो आपको नोट डाउन करना चाहिए वो है author's primary objective। ये आपके कीवर्ड्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, author's primary objective, इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये पहले सवाल का कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या हो सकता है हमारा। ओके, अब देखिए जो अगला सवाल है वो ये आया आपके सामने। अब यहां पर देखिए वैसे ट्रू एंड नॉट ट्रू की बात हो रही है, और जनरली हमें ट्रू एंड नॉट ट्रू के जो सवाल है ये पैसेज को पढ़ने के बाद ही सॉल्व करने चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा अभी इसको हम लोग जाने देते हैं, जब पैसेज पढ़ लेंगे तब इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसी के साथ जो अगला सवाल है आप देख पा रहे होंगे आपके सामने। कंसिडरिंग द लिटरल मीनिंग एंड कनोटेशंस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द पैसेज, द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मोस्ट इकोनॉमिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अच्छा, अब देखिए कई सारे मुझे पता है जो एस्पिरेंट्स हैं वो लिटरल मीनिंग और एंड कनोटेशंस को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन देखिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। असलियत में जो पूरा सवाल है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। सो एक्चुअली में द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मोस्ट इकोनॉमिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर ऑथर्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मोस्ट इकोनॉमिक्स, दिस इज द कीवर्ड। ये आपको शॉर्ट में बेसिकली नोट कर लेना चाहिए। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप पूरा वर्ड लिखें, जब भी आप कीवर्ड्स को नोट करें आप चाहे तो उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि समय का बचत बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेव टाइम। तो ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मोस्ट इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन नंबर 3, ये इसके कीवर्ड्स हैं, इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने अब तक नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल। The author feels that price fixed by seller seems pernicious because। अच्छा, अब देखिए यहां पे जो कीवर्ड की हम बात करेंगे तो प्राइस फिक्स्ड बाय सेलर सीम्स पर्निशियस। बेसिकली आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 4, प्राइस फिक्स्ड बाय सेलर, इसको ऑनलाइन कर लीजिए, और याद रखिए यहां पर पर्निशियस के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया है। तो इसको अगर आप लोग याद रखेंगे और साथ ही में प्राइस फिक्स बाय सेलर को अपने पास लिख लेंगे तो आपके माइंड में क्लियर रहेगा कि ये क्वेश्चन जो है ये सेलर के रिगार्डिंग है, उसके द्वारा प्राइस फिक्स के रिगार्डिंग है, जो कि पर्निशियस फ्रेम किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, प्राइस फिक्सिंग इन नॉन सोशलिस्टिक कंट्रीज इज जनरली। ओके, अब देखिए यहां पर आपको नॉन सोशलिस्टिक कंट्रीज इज जनरली को अंडरलाइन करना चाहिए प्राइस फिक्सिंग के साथ साथ। द रीजन बीइंग कि ये आपके कीवर्ड पूरा सेंस में ही है। वंस अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि आपको पूरा सेंटेंस या पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द कीवर्ड। एक्चुअली इनफैक्ट पूरा जो सवाल है ये अपने आप में एक अजीब तरह का कीवर्ड है। तो आप क्या करिए, प्राइस फिक्सिंग इन नॉन सोशलिस्टिक कंट्रीज, बस इतना समझिए, प्राइस फिक्सिंग इन नॉन सोशलिस्टिक कंट्रीज क्वेश्चन नंबर 5 का कीवर्ड्स हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं आगे।
और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द देंस सोवियत यूनियन से चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी। सो आपको क्या करना लिखना चाहिए यहाँ पर SUs लिखिए इसको, सोवियत यूनियन को, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये 1970 की बात हो रही है, इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो कीवर्ड्स हैं वो है सोवियत यूनियन से चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आइए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की और उम्मीद करता हूं ये आपने लिख लिया होगा अभी तक। ओके, अब देखिए ये अगला सवाल, द ऑथर्स प्राइमरी कंसर्न सीम्स टू, और यहां पर ऑथर्स प्राइमरी कंसर्न ये कीवर्ड है, हालांकि इट्स मोर ऑफ कह सकते हैं आप, इट्स मोर ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, बट स्टिल आप उस कीवर्ड्स को यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं, द ऑथर्स प्राइमरी कंसर्न। ऑलराइट, सो अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, यहाँ पर एक देखिए फिर से वही ट्रू नॉट ट्रू वाला सवाल आ गया, यहाँ पर फॉल्स की बात हो रही है, तो इसके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग पहले पैसेज को पढ़े, इसलिए इसको हम अभी जाने दे सकते हैं। ओके, अगला जो सवाल है देखिए यहाँ पर ये सिनोनिम के रिगार्डिंग है, सिमिलर इन मीनिंग, एंड एज यू कैन सी पर्निशियस के बारे में पूछा जा रहा है। आप क्या करिए, इसको एज अ कीवर्ड नोट डाउन कर लीजिए एंड नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 9, पर्निशियस, ये आपका कीवर्ड है वैसे। ऑलराइट, सो जस्ट नोट इट डाउन बाय द वे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑपोजिट पूछा गया है, और पूछा ये गया है कि ये जो प्रेजुडिशियल है इसका मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस पूछा गया है। तो देख लीजिए अपने पास प्रेजुडिशियल। ऑलराइट, चलिए आई होप कि आपने लिख लिए होंगे ये सभी सवाल। अब हम लोग चलते हैं हमारे पैसेज के पास वापस। ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट गो बैक टू द पैसेज। ओके, एंड हियर्स द पैसेज कमिंग अप फॉर यू बाय द वे, और ये आप देख सकते हैं, ये आप मेरे पीछे यहाँ पर पैसेज आ गया होगा। इसको आप अगर आप फुल स्क्रीन पे देखना तो अच्छा होगा। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट आर सम ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडर्न ट्रेंड्स इन एन इकोनॉमी। सो ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, लिबरलाइजेशन की बात हो रही है, एंड फ्री मार्केट आर सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडर्न ट्रेंड्स इन एन इकोनॉमी। ऑलराइट, most economists in our country seems captivated by the spell of the free market। अब देखिए ये एक important point है, क्योंकि ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इससे रिगार्डिंग देखा हुआ था। So most economics in our country seems captivated by the spell of the free market। All right, अच्छा बढ़ते हैं आगे। Consequently nothing seems good or normal that does not accord with the requirements of the free market। यानी कि consequently देखने को मिलता है, मतलब कि अगर इसी का रिजल्ट कह सकते हैं आप, इसी का रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि nothing seems good or normal that does not accord with the requirements of the free market। Alright, अब आगे बढ़ते हैं। A price that is determined by the seller or for that matter established by anyone other than the aggregate of consumers teems pernicious। तो यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिल गया। यहाँ जो ऑर्डर है वो ये सोचता है कि बेसिकली अग्रीगेट ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी कि जो कंज्यूमर है अगर उसके अग्रीगेट के तौर पर प्राइस ना फिक्स किया जाए और सेलर के हिसाब से फिक्स किया जाए, तो यहाँ पर वो जो प्राइस है वो पर्निशियस है। अगर आपको याद हो तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं आगे पैसेज में क्या दिया हुआ है। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिए ये रहा अगला, यहाँ पर आगे का हिस्सा। अकॉर्डिंगली इट रिक्वायर्स अ मेजर एक्ट ऑफ विल टू थिंक ऑफ प्राइस फिक्सिंग एज बोथ नॉर्मल एंड हैविंग अ वैल्यूएबल इकोनॉमिक फंक्शन। यानी कि इसी तरह से देखा जाए तो बेसिकली एक मेजर एक्ट ऑफ विल, यानी कि बहुत विल पावर की रिक्वायरमेंट है वैसे, टू थिंक ऑफ प्राइस फिक्सिंग करने की सोचना, एज बोथ नॉर्मल एंड हैविंग अ वैल्यूएबल इकोनॉमिक फंक्शन। In fact, price fixing is normal in all industrialized societies because the industrial system itself provides as an effortless consequences of its own डेवलपमेंट। यानी कि अगर हम बात करें देखा जाए तो इनफैक्ट प्राइस फिक्सिंग बहुत ही सामान्य माना जाता है हर इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज में, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो अपने आप में ही कह सकते हैं आप प्रोवाइड करता है एज एन एफर्टलेस कंसिक्वेंस, एक रिजल्ट के तौर पर ऑफ इट्स ओन डेवलपमेंट द प्राइस फिक्सिंग दैट इज रिक्वायर्स। ऑलराइट, मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्लानिंग रिक्वायर्स एंड रिवॉर्ड्स ग्रेट साइज। यानी कि अगर हम मॉडर्न बात करें, अगर हम आधुनिक इंडस्ट्रियल प्लानिंग की बात करें,
तो इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट भी है और इस चीज का अब कह सकते हैं आप, अगर बड़ा साइज है उस वहां पर इंडस्ट्रियल प्लानिंग का, तो उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट खैर होती ही है, जमाने की रिक्वायरमेंट ही है कि आपकी जो इंडस्ट्रियल प्लानिंग है वो बड़ी हो, साथ ही बहुत सारे आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो। हेंस अ कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स विल बी कंपीटिंग फॉर द सेम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। बिल्कुल अगर देखा जाए तो यहां पर सही बात है। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, अगर हम बात करें अमेज़न की, तो आप कह सकते हैं, अगर हम बात करें shopclues.com की, तो ये कुछ वेबसाइट्स है, वैसे कुछ कह सकते हैं आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ये सभी छोटे छोटे यूनिट्स है, लेकिन देखिए ये जो बेसिकली सेम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं, जो कि कह सकते हैं आप नेटिजन्स हैं या डिजिटलाइट्स हैं, ये उन्हीं को टारगेट करते हैं और उन्हीं से चाहते हैं कि हमें हमारा कंजम्पशन मिलता रहे। Now that each large firm will act with consideration of its own needs and thus avoid selling its products for more than its competitors charge is commonly recognized by the advocates of free market economic theories। अब देखा जाए तो बेसिकली हर लार्ज फर्म देखेगा कि अपने हिसाब से जो उसको जितनी उसको जरूरत है वो ये देखेगा और बेसिकली अपने and thus avoid selling its products for more than its competitors charge, और कोशिश ये करेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए और साथ ही में जो हमारा कंपटीटर चार्ज कर रहा है हमें उससे, अगर कोशिश कर सकते हैं अगर उससे नीचे प्राइस रखें तो, क्योंकि तभी ये बेसिकली आपका कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है। और ये कॉमनली इसको देखा गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है बाय एडवोकेट्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक थ्योरीज के द्वारा। आइए अब हम चलते हैं आगे। मैं जानता हूं हालांकि थोड़ा सा पैसेज आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट एक्चुअली में दैट्स द रियलिटी ऑफ पैसेजेस, दे आर प्रीटी बोरिंग, बट ईच फर्म will also act with full consideration of the needs that it has in common with other large firms competing for the same customer। यानी कि देखा जाए तो हर फर्म ये सोच के ही करेगा, ये बेसिकली सोच के ही कंसिडर करते हुए काम करेगा कि हर वो जरूरत जो कि उसकी और उसके कॉम्पिटिटर की कॉमन है, ऑलराइट, और वो भी एक ही तरह के कस्टमर के लेने की। तभी आप देखेंगे कि प्राइसेस में बदलाव होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं। मैं आपको सिंपल सी चीज समझाऊं, अगर आप ऑटो रिक्शा का एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि फॉर 5 किलोमीटर अगर एक पर्टिकुलर ऑटो रिक्शा 10 रुपए चार्ज कर रहा है और वहीं पे अगर दूसरा वाला ऑटो रिक्शा आ जाए और वो 7 रुपए चार्ज करेगा, तो जो 10 रुपए वाला होगा उसमें और दूसरे वाले में थोड़ी सी अनबन हो जाएगी। तो इसीलिए एक्चुअली में क्या करते हैं वो लोग, वो अपना रिक्वायरमेंट तो चाहते ही हैं कि उनका अपना रिक्वायरमेंट पूरा हो, साथ ही में कंपटीटर का भी थोड़ा सा ख्याल रखते हैं कि क्योंकि अगर इस बार हम कंपटीटर का ख्याल रखेंगे तो वो उधर से हमारा भी ख्याल रखेगा। तो वही कुछ चीजें यहां पर समझाई जा रही है। ईच लार्ज फर्म विल दस अवॉइड सिग्निफिकेंट स्टेबल प्राइस कटिंग because price cutting will be prejudicial to the common interest in a stable demand for products। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो भाई स्टेबल डिमांड चल रही है तो वहां पर अननेसेसरी प्राइस कटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट विल बी व्हाट यू कैन से कि प्रेजुड्यूस्ड रहेगा, बायास्ड रहेगा टू द कॉमन इंटरेस्ट, और जो कि नहीं होना चाहिए। Most economists do not see price fixing when it occurs because they expect it to be brought about by a number of explicit agreements among large firms. It is not, moreover, those economists who argue that allowing the free market to operate without interference is the most efficient method of establishing prices have not considered the economies of non-socialist countries। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप ऑर्डर का देख सकते हैं, जो व्यू है वो पहले से असल में यहाँ पर ऑर्डर बात कर रहा है प्रेजुडिशियल की, लेकिन उसका जो अपना व्यू है अगर देखा जाए तो वो मोस्ट इकोनॉमिस्ट से थोड़ा ऑपोजिट ही जा रहा है। और देखिए अगर हम देखें यहाँ पे, मोस्ट इकोनॉमिस्ट डू नॉट सी प्राइस फिक्सिंग when it occurs। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट ये देख ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते जब भी प्राइस फिक्सिंग होती है, because they expected to brought about by a number of explicit agreements among large firms। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिकली ये जो रहेगा ना, ये वापस लार्ज फर्म्स के आपस में कुछ अग्रीमेंट्स होंगे और उससे ये वापस जो भी हुआ था, जो भी प्राइस कटिंग हुई थी, वो बराबर आ जाएगी। It is not, moreover, those economists who argue that allowing the free market to operate without interference is the most efficient method of establishing, और बेसिकली ऐसे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने फ्री मार्केट को, जो ये मानते हैं कि फ्री मार्केट को हमें बिना एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के काम कर देना चाहिए, उन्होंने शायद नॉन सोशलिस्ट कंट्रीज की इकोनॉमिक्स को नहीं ध्यान से देखा है। अच्छा, आप देखते हैं आगे। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमिक्स एम्प्लॉय इंटेंशनल प्राइस फिक्सिंग यूजुअली इन एन ओवर्ट फैशन। यहां पर ओवर्ट का जो मीनिंग है देखिए वो होता है ओपन, और यहां पे कहना ये चाह रहे हैं कि ज्यादातर ऐसी जो इकोनॉमीज होती है, यानी कि जो नॉन सोशलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं, वो बेसिकली इंटेंशनल प्राइस फिक्सिंग करती हैं और वो भी बिल्कुल ओपनली करती हैं इस काम को।
आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर अगले हिस्से में, मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपका लास्ट का हिस्सा है, तो आप बस थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए। फॉर्मल प्राइस फिक्सिंग बाय कार्टेल and informal price fixing by agreements covering the members of an industry are commonplace. All right, अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज यहाँ पर दी हुई थी, where there something peculiarly efficient about the free market and inefficient about the price fixing. The countries that have avoided the first and used the second, यानी कि बात ये हो रही है कि जब ज्यादातर जो कंट्रीज है इनफॉर्मल प्राइस फिक्सिंग को यूज कर रही है एंड यूज द सेकंड वुड हैव सफर्ड ड्रास्टिकली इन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ऐसे यूज करने पर उनको सफरिंग बहुत हुई है और बहुत उन्होंने झेला है ड्रास्टिकली इन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ऑलराइट, तो इसीलिए इनफॉर्मल प्राइस फिक्सिंग को जो नॉन सोशलिस्ट कंट्रीज है तो थोड़ा सा अवॉइड करें, ज्यादा अच्छा होगा। नाउ देयर इज नो इंडिकेशंस दैट हैव, ऐसा बोला गया था कि ज्यादा अच्छा होगा कि अगर वो इनफॉर्मल प्राइस फिक्सिंग करें, लेकिन एज सच देयर आर नो इंडिकेशंस दैट हैव। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी का हिस्सा है यहाँ पर। सोशलिस्ट इंडस्ट्री ऑल्सो वर्क्स विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोल्ड प्राइसेस, ठीक है, और जो सोशलिस्ट इंडस्ट्री होती है वो भी बेसिकली फ्रेमवर्क में काम करती है ऑफ कंट्रोल प्राइसेस। इन दी अर्ली 1970s अगर आप देखें तो यहां पर आपको याद आया होगा, ये कुछ हिस्सा एक क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इन दी अर्ली 1970s द सोवियत यूनियन began to give firms and industries some flexibility in adjusting prices that a more informal evolution has accorded the capitalist system. Alright, economists in the USA have hailed the change as a return to the free market, but the Soviet firms were not in favor of the price established by a free market over which they exercised little influence. Rather, Soviet firms acquired some power to fix price. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा इकोनॉमिक्स की आपस में अनबन की बातचीत चल रही थी वैसे। अच्छा, अब आई होप ये जो पैसेज है ये आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं और बाकी का हम लोग क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे। आइए चलते हैं आगे। ऑलराइट, द ऑथर्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग द पैसेज सीम्स टू, हाँ यहां पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो ऑथर का जो मेन मोटिव है इस पूरे पैसेज को लिखने के लिए वो आपको एग्जैक्टली क्या लग रहा है। आइए देखते हैं जो ऑप्शन है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है बेली द पॉपुलर बिलीव दैट फ्री मार्केट हेल्प्स enhance development of industrial societies. दूसरा है advocate that price fixing is unavoidable and it is beneficial to the economy of any industrialized society. वैसे दूसरा लग रहा है आंसर, लेकिन तब भी बाकी की बात देख लेते हैं। Number 3, explain the methodology of fixing price to stabilize the free market. Number 4, prove that price fixing and free market are compatible and mutually beneficial to industrialized societies. And number 5, none of these. All right, तो अब देखा जाए तो हम यहाँ पर अभी हमने सारे ऑप्शंस पढ़े और मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको बताया ये था कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये स्टार्टिंग से सुटेबल लग भी रहा था और यही हमारा आंसर भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने पूरे पैसेज जब पढ़ा ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि ऑथर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो कुछ ऐसा ही लगा कि he wanted to advocate that price fixing is unavoidable and it is beneficial to the economy of any industrialization or of any industrialized society, और जो जबरदस्ती के जो नुकसान थे वो बोले जाते हैं लेकिन अब तक वो देखे नहीं गए हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं जो अगला सवाल है वो क्या था। अब देखिए ये रहा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रू नॉट ट्रू वाला सवाल है। खैर ट्रू यहाँ पूछा जा रहा है, द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इज हेल्पफुल टू। ओके, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, देख के बताइएगा कौन सा सही रहेगा। नो सम ऑफ द वेज इन विच प्राइसेस कैन बी फिक्स्ड, ऑलराइट, identify the products for which price fixing can be more beneficial, differentiate between the economies of various countries। देखिए अगर सी की बात करूं तो सी में तो इतना ओपनली कुछ बताया नहीं गया है, differentiate between the economies of various countries, और साथ ही में एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस फिक्सिंग करनी चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया था। तो लेकिन जो ओनली ए है ऑप्शन नंबर 1 वाला ये सही लग रहा है, द रीजन बीइंग कि ये ही करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, सो ओनली ए इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इट इज एक्चुअली ये जो पैसेज था इट नो सम ऑफ द वेज इन विच प्राइसेस कैन बी फिक्स्ड, वो हमने देखा अभी इस पर्टिकुलर पैसेज में। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पूछा है, कंसिडरिंग द लिटरल मीनिंग एंड कनोटेशंस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द पैसेज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मोस्ट इकोनॉमिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं इनमें देख लेते हैं। डेरोगेटरी एंड एंटेगोनिस्टिक, इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड, स्पाइटफुल एंड
envious, critical and condescending and sympathetic and caring। अब देखिए बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो ऑर्डर था उसने किसी भी इकोनॉमिस्ट को बख्शा नहीं है, उसने हर इकोनॉमिक्स की बैलेंस की बात करी है, हर तरह के सोशलिस्ट एंड और बेसिकली जो सोशलिस्ट कंट्रीज है, जो नॉन सोशलिस्ट कंट्रीज है, उसकी भी बात करी है, यहाँ पर इक्वली बात करी है हालांकि। तो इसीलिए अगर हम इम्पार्शियल एंड अनबियास लगाएंगे तो ये गलत नहीं होगा। मैं जानता हूं मैंने बीच में जोक भी किया था, बट दैट वाज अ जोक। ऑलराइट, इन रियलिटी द होल पैसेज जो हमारा ऑथर का एटीट्यूड था टुवर्ड्स मोस्ट इकोनॉमिस्ट वो एक्चुअली में इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड था। तो अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल। द ऑथर फील्स दैट प्राइस फिक्स्ड बाय सेलर सीम्स परनिशियस बिकॉज। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारे जो ऑप्शंस है वो है पीपल डोंट हैव फेथ इन लार्ज फर्म्स, people don't want the government to fix prices. Number 3, most economists believe that consumers should determine prices. Number 4, most economists believe that no one group should determine price. And number 5 is all except 4. Well, जो actual answer है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही हमारे पैसेज में, उसके हिसाब से जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है यही सही जवाब है, and this is the correct answer. ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने अभी 4 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करे ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे 5वें सवाल की ओर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्राइस फिक्सिंग इन नॉन सोशलिस्टिक कंट्रीज इज जनरली। ऑलराइट, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे अलग अलग सवाल है। इंटेंशनल एंड वाइड स्प्रेड, इलेजिटिमेट बट बेनिफिशियल, कंजर्वेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल, लेजिटिमेट एंड इनोवेटिव, और ऑल ऑफ द अबव। वेल, अगर ऑप्शंस को हम देखें और साथ ही में अपने पैसेज को याद करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सबसे ज्यादा सुटेबल लगता है। एंड इंटेंशनल एंड वाइड स्प्रेड था अगर नॉन सोशलिस्टिक कंट्रीज की बात करें हम प्राइस फिक्सिंग में। ऑलराइट, तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसकी ओर। ऑलराइट, okay, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। What was the result of then Soviet Union's change in economic policy? अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको पैसेज में दिखाया भी था अंडरलाइन करके, in 1970s। ओके, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए बोलता है they showed greater profits and B says they had less control over the free market and C says they were able to adjust to technological advancement। सिर्फ showed great profits ऐसा नहीं था, सिर्फ दे हैड लेस कंट्रोल ओवर द फ्री मार्केट ऐसा भी नहीं था, और अगर हम सिर्फ बोलें कि दे वर एबल टू एडजस्ट टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसा भी नहीं था। एक्चुअली में ये पूरा कॉम्बिनेशन था, एंड दैट्स द रीजन नंबर 5 ऑल ऑफ द अबव इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है द ऑथर्स प्राइमरी कंसर्न सीम्स टू। आइए हम लोग देख लेते हैं हमारे जो ऑप्शंस हैं। समराइज कन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स, ओके, कह सकते हैं आप। मेक पीपल अवेयर ऑफ रीसेंट डिस्कवरीज, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्रिटिसाइज पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा भी नहीं था। प्रेडिक्ट द अनप्रोबेबल रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस, ऐसा भी नहीं था। बोथ 1 and 2। हालांकि ये सवाल अगर इनडायरेक्ट भी ये देखिए तब भी बहुत आसान है, एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 1 बाय द वे, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। द ऑथर्स प्राइमरी कंसर्न सीम टू समराइज कन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स। अच्छा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया भाई। बोरियत मत हो बिल्कुल भी, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। आई नो इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन थिंग एंड लुक पैसेजेस आर एक्चुअली रियली बोरिंग, बट स्टिल नाउ यू हैव पेशेंस, बिकॉज अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट है हार्ड वर्क के साथ साथ। चलो अच्छा, हम लोग बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले सवाल की ओर। ऑलराइट, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and about socialist industry is or are false? Okay, अब बस 3 options हैं A, B and C. It has works under certain price restrictions. It has no authority to determine price. And C is it hails the strategy of price fixing as a major deviation. Basically हम ये बोलें कि it has works under certain, it has actually worked under certain price restrictions कह सकते हैं आप। it has no authority to determine price, ये भी आप कह सकते हैं सोशल इंडस्ट्री में ऐसा होता है, लेकिन it hails the strategy of price fixing as a major deviation ऐसा नहीं था। एंड इसीलिए जो आपका जो C वाला जो पॉइंट है, आप कह सकते हैं जो C वाला जो पॉइंट है, ओनली C, that it hails the strategy of price fixing as a major deviation, this is actually false according to the given passage। चलिए अब हम आ जाते हैं ये बात हमारी वोकैबुलरी की, तो अब हम आते हैं हमारे जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस था उसकी ओर बढ़ते हुए। अब देखिए सिमिलर मीनिंग्स आप देख पाएंगे बहुत ही जल्द अपने स्क्रीन पे, ये आगे आपके सामने स्क्रीन पे। द सिमिलर इन मीनिंग्स द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज, परनिशियस की बात करी गई थी, वो पूछा भी गया था,
और सीधे सीधे पर्निशियस टू द कस्टमर अगर हम बात करें तो प्रेफर्ड, इंफीरियर, फेयर या चीप नहीं था. इट वाज एक्चुअली नंबर 5, डेवास्टेटिंग, एंड दैट्स द आंसर. एक्सक्यूज मी. सो एक्चुअली मोस्ट सिमिलर इज डेवास्टेटिंग अगर हम देखें टू पर्निशियस इन द गिवन पैसेज. ओके, आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे, चलते हैं हमारे जो आखिरी सवाल है उसकी ओर. Now choose the word which is the most nearly the opposite in meaning as the word printed in bold as used in the passage. अब देखिए prejudicial की बात हुई है, and prejudicial के सबसे नजदीकी opposite में देखा जाए तो ऑप्शन है favored, ये हालांकि इसका कह सकते हैं आप सिनोनिम हो सकता था, advantage, beneficial, inimical, deleterious. तो अब अगर ऑपोजिट में बात करूं, देखिए प्रेजुडिशियल का बेसिकली सिनोनिम में आप कह सकते हैं बायाज्म, तो लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है. और अगर ऑपोजिट की जब हम बात कर रहे हैं तो बायाज्म तो नहीं है, लेकिन हाँ बेनिफिशियल जरूर आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज के हिसाब से, एंड दैट्स द रीजन दिस इज योर आंसर. ओके, आइए हम लोग चलते हैं आगे. अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को लेके, और इसको याद रखिए जब भी आप लोग रीअरेंजमेंट को सॉल्व करें तो 3 स्टेप्स का ख्याल रखिएगा. स्टेप 1 में हम लोग जो हमारा पूरा रीअरेंजमेंट सेंटेंसेस है उनको पढ़ लेते हैं. स्टेप 2 में हम उनकी पेयरिंग करेंगे, एंड स्टेप 3 में जो भी क्वेश्चन होंगे उन लोग उनको आंसर कर देंगे. ऑलराइट, सो स्टेप 1 सेज रीड द सेंटेंसेस, स्टेप 2 सेज जस्ट गेट द पेयरिंग, एंड स्टेप 3 सेज आंसर द गिवन क्वेश्चंस. ऑलराइट, अच्छा तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस दिया हुआ है however while the SEBI paper. अब देखिए however दिया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली कनेक्टिंग एडवर्ब आ गया. कनेक्टिंग एडवर्ब 95% ऑफ द टाइम पहला सेंटेंस नहीं होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक क्लू आ गया है कि however से आपका यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट स्टार्ट नहीं होगा. तब भी एक बार पढ़ लेते हैं. However, while the SEBI paper does seek to reduce the allotment for institutional investors, it simply does not go far enough. Alright, तो अगर आप सेंटेंस को पढ़ चुके हैं तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ बेसिकली ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं लग रहा है, ये किसी का एडिशनल सेंटेंस है. अच्छा, अब देखिए जो अगला यहाँ पर लेकिन बी सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है which allows. अब देखिए यहाँ पर फिर भी which allows, now this seems to be connecting to something जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और इसीलिए ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा वैसे, लेकिन खैर पढ़ लेते हैं एक बार. which allows small and medium enterprise SMEs to enlist and issue capital without an initial public offering IPO. अच्छा बढ़ते हैं आगे. देखिए सी लिखा हुआ है at present the norms stipulate that 75% of the net offer needs to be allocated to institutional investors with remaining 25% earmarked for the non-institutional type. Alright, अच्छा अब देखिए यहाँ पर एट प्रेजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ किसी चीज से कंपैरिजन इसका हो रहा है. ऑलराइट, एंड जिस चीज से कंपैरिजन हो रहा है वो भी तो जानना जरूरी है, तो इसीलिए ये हमारा जो सी है ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. ओके, अब आगे देखते हैं. विद स्टार्टअप्स, टेक entrepreneurship and new business models growing by the day, the capital market regulator SEBI has put out a discussion paper seeking to revamp rules for institutional trading platform. अब देखिए यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर ये कुछ इंट्रोड्यूस सा करवा रहा है, क्योंकि ये स्टार्टअप के रिगार्डिंग बात करता है, टेक एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है, एंड न्यू बिजनेस मॉडल्स की बात करता है, ग्रोइंग बाय द डे. ऑलराइट, द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI has put out a discussion paper, यानी कि देखिए यहाँ पर सेबी ने एक स्टेप लिया है, ये वो बताना चाह रहा है. तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा डी सेंटेंस है ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है, एंड दिस कैन एक्चुअली बी द इंट्रोड्यूसर एंड द फर्स्ट सेंटेंस. तो आप मार्क कर लीजिए अपने माइंड में कि ये जो हमारा डी है ना, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है. सो डी इज सेंटेंस 1, इसको आप अभी से मार्क कर लो. ऑलराइट, इसके हम लोग पेयरिंग आगे जाके कर लेंगे. अब आगे देखते हैं. वैसे SEBI has sought to revise this not less than 50% for institutional investors and not more than 50% for non-institutional investors. देखिए ये भी आगे एडिशनल इन लाइन है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वैसे ही हमारा जो डी फर्स्ट हम लोग को लगा है वही फीस फर्स्ट रहेगा, तो यहाँ पर ये डिस्टर्ब नहीं कर सकता. लास्ट देख लेते हैं. The ITP framework makes possible trading in specified securities for SMEs for informed investors, other institutional or non-institutional to arrive at better valuation. ये अगर आप ध्यान से देखें, इसको पढ़ें
तो ये कुछ कुछ बी से कनेक्टिंग लग रहा होगा आपको। चलिए खैर एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं इसको। द आईटीपी फ्रेमवर्क मेक्स पॉसिबल ट्रेडिंग इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ एसएमईज फॉर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स either institutional और नॉन इंस्टीट्यूशनल टू अराइव एट बेटर वैल्यूएशन। अब देखिए हमने सब को पढ़ लिया एक बार, सेंटेंस जो हमारा स्टेप 1 था वो पूरा हो गया। अब बारी आती है कि किसको कहां पर पेयरिंग की जाए। ऑलराइट, तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था वैसे वो डी था, जिसको हमने मान लिया है। विद स्टार्टअप्स, टेक एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू बिजनेस मॉडल्स ग्रोइंग बाय द डे, the capital market regulator SEBI has put out a discussion paper seeking to revamp rules for the institutional trading platform ITP. Alright, अच्छा अब इसको अगर हम फ्रंट पे देखें, अब या देखिए, to revamp the rules for the institutional trading platform ITP which allows small and medium enterprises to enlist and issue capital विदाउट एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये बिल्कुल सीधे सीधे लिंक हो जा रहा है, लेकिन मेरे माइंड में थोड़ा सा डाउट अराइज ये हो रहा है कि कहीं डी के बाद जो हमारा लास्ट सेंटेंस था एफ, वो तो नहीं आएगा। तो एक बार मैं इसको भी करने की कोशिश करता हूं। ओके, यहां पर लास्ट सेंटेंस ये था, सेबी हैज पुट आउट अ डिस्कशन पेपर सीकिंग टू रिवैम्प रूल्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ITP. The ITP framework makes possible trading in specified securities of SMEs. अब देखिए यहां तक तो मामला सब ठीक था, लेकिन फिर एसएमईज की बात हो गई, और एसएमईज की जब तक इंट्रोडक्शन नहीं होगा तब तक ये कैसे यहां पर बता सकते हैं एसएमईज के बारे में। तो इसीलिए जो इसके पहले जो भी बी आएगा हमारा, वो इसके पहले ही आएगा, एंड दैट्स द रीजन डी के बाद बी आना चाहिए। ऑलराइट, सो डी बी इज योर फर्स्ट पेयर। एंड मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि ये लग रहा है जैसे कि ये बी से कनेक्ट होते हुए बात कर रहा है, क्योंकि यहां पर एसएमईज को ये जोड़ना चाह रहे हैं। सो एक्चुअली में हमने सिर्फ डी और बी नहीं ढूंढा, बल्कि डी एंड बी के बाद अगला कौन सा आ सकता है वो भी हमने देख लिया है। एक्चुअली इट शुड बी डी बी एफ। तो जो हमारी स्टार्टिंग की ऑर्डरिंग है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो हम कह सकते हैं कि डी बी थोड़ा सा यहाँ पर अनक्लियर है आपके लिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इधर साइड में लिख देता हूँ। सो डी बी एफ, राइट, इतना हमारा ऑर्डरिंग हो चुकी है। अब हमको ये देखना है कि ए सी एंड ई, या फिर ए ई सी, या फिर सी ई ए, या सी ए ई, क्या हो सकता है बाकी का ऑर्डर। सो डीबीएफ से स्टार्टिंग तो हो गई। अच्छा, अब हम लोग ए पे चलते हैं। हाउएवर, while the SEBI paper does seek to reduce the allotment for institutional investors, it simply does not go far enough. एक बार अगर हम लोग ई वाला पॉइंट देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा, हमें हेल्प करेगा ये कनेक्ट करने में ए के साथ। The ITP framework makes, sorry ये F है by the way, the ITP framework makes possible trading in specified securities of SMEs for informed investors, either institutional or non-institutional, to arrive at better valuation. All right. However, while the SEBI paper does seek, अब देखिए यहां पर ऑपोजिट कनेक्ट कर रहा है ये however को यूज करते हुए, and that's the reason why it should be there after your F. Alright, so that's why you can say कि D, B, F के बाद A fit up हो रहा है। Alright, so ये बेसिकली जो आपका कह सकते हैं आप, ये जो F है, F के साथ साथ FA is actually matching. While the SEBI paper does seek to reduce the allotment for institutional investors, it simply does not go far enough. यानी कि अब हमें कुछ additional steps की बात करनी चाहिए यहाँ पर, और जो कि हम लोग आगे देख के निकाल भी लेंगे। अब at present it does not go far enough, वहां पे कनेक्ट हुआ था। उसके बाद अगर बात करें at present, the norms stipulate that 75% of the net offer needs to be allocated to institutional investors, while with remaining 25% ये basically earmarked है, earmarked for the non-institutional type। सीधे सीधे देखिए कनेक्ट हो गया ये वहां पर E के ऑपोजिट में। ऑलराइट, अब जो बचा हुआ सेंटेंस है हमारे पास, वो हमारा अच्छा सा ये जो सेंटेंस है ई, ये बचा है। SEBI has sought to revise this to not less than 50%। यहाँ पर बात हुई भी थी 75% की, उसका ऑपोजिट जाते हुए यहाँ पर not less than 50% for institutional investors and not more than 50% for non-institutional investors। So हमारा जो ऑर्डर बनता है वैसे वो बनता है D, B, F, A, C and E। ऑलराइट, इस ऑर्डर को याद रखिए, और आइए अब हम चलते हैं जो हमारा अगला सवाल है उसको डील करने के लिए। यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास सवाल। एक बार हम लोग जो अपना ऑर्डर है वो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हम लोग इसको भूले नहीं।
DVFACE। उम्मीद ये करता हूं कि आपने भी लिख लिया होगा इस ऑर्डर को, तो अगर मैं भूल जाता हूं मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा वैसे, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। आप देख सकते हैं ई जो है वो हमारा लास्ट बेसिकली स्टेटमेंट निकल के आ रहा है और ई हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में है एंड दैट्स योर आंसर बाय द वे। अच्छा, अब आइए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगले सवाल की ओर। मोस्ट ऑफली शायद वो मिट गया, कोई बात नहीं। खैर, अगर आपको याद हो DVFACE कुछ इस प्रकार सेंटेंस था। Which of the following is the fourth sentence after the rearrangement? तो अगर हम बात करें तो A होना चाहिए यहाँ पर और ये रहा A, ऑप्शन नंबर 5 में। Alright, so this is actually the fourth sentence after the rearrangement। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं आगे। सेकेंड सेंटेंस की हम लोग अगर बात कर रहे थे तो वहां पर जो आंसर था करेक्टली वो था B, एंड जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे आ सकता है, ये आप कह सकते हैं। Alright, so this is the answer by the way. Now, so that's the second sentence. अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। Now this is the question number 14. Which of the following is the first statement of the given of the rearrangement? And that's actually D. Most of the aspirants go for the first and the last option. लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ऐसा कोई rearrangement नहीं होगा जिसको आप पूरा solve ना कर सकें। Alright, लेकिन minimum तो first and last जरूर करिएगा। ओके, अब ये आखिरी इसका सवाल आ चुका है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट? अगर आपको याद हो तो इट शुड बी व्हाट, टेल मी। द ऑर्डर वाज DBFAC एंड E, सो फिफ्थ सेंटेंस इज C। यस, सो दैट्स द आंसर बाय द वे, ऑप्शन नंबर 2। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर हमने आपके लिए जो आंसर था उसको हाईलाइट भी कर दिया। वैसे उम्मीद करता हूँ ये जो रीअरेंजमेंट था ये आपको मजा आई सॉल्व करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो अगला सवाल है। ओके, अब अगला सवाल देखिए, क्लोज टेस्ट पे आधारित है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, नाउ ओके, द सर्वे सेट सेफ्टी, सीधे हमने वही पार्ट उठाया है जो आपको बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जहां से आपके लिए सवाल आ सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ the survey said safety concerns related to hybrid and genetically modified GM seeds need to be debated and tested so that their introduction is facilitated in the next 6 months. It also said the regulatory process need to be blank space to address safety concerns of GM crops. अब देखिए, need to be blank space to address। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ब चाहिए जो कि कह सकते हैं आप कि पास्ट टेंस में हो, और अगर आप देखें तो ना ब्लॉक पास्ट टेंस में है, ना डिक्रीज पास्ट टेंस में है, ना स्टॉप पास्ट टेंस में है, ना लीव पास्ट टेंस में है। इवॉल्व्ड ही आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है जो कि पास्ट टेंस में है, क्योंकि यहां पर बात नीड्स टू बी की बात हो रही थी। तो दैट्स व्हाई योर ऑप्शन नंबर 4 इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन यहाँ पर। द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2015-16 which was tabled in parliament on Friday suggested these policies must incentivize raising of production of pulses and oil seeds for which the country is heavily dependent on imports. It said agriculture requires a new paradigm shift by focusing on raising yields with less inputs, priorities cultivation of less water intensive crops, especially pulses and oil seeds supported by MSP। तो आप प्राइमरी देखिए तो इट इज इस यहाँ से आप बात सकते हैं कि especially pulses and oil seeds supported by favorable MSP, blank space and backed by better procurement system and research। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पर एक बात यही है, over here you require a noun by the way, so let's just have a look now। failure is actually a noun, but यहाँ बात हो रही है especially pulses and oil seeds supported by favorable MSP। failure तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। अच्छा, फिर हम देखें तो regime एक बात कर सकते हैं यहाँ पे, especially pulses and oil seeds supported by favorable MSP। regime आ सकता है, लेकिन बात को देख लेते हैं एक बार। MSP mismanagement नहीं होगा, MSP इग्नोरेंस भी नहीं होगा, MSP इनएफिशिएंसी एक बार फिर से नेगेटिव है तो ये भी नहीं होगा, और बचता हमारे पास रिजाइम ही है जो एक्चुअली में नाउन था। सो दैट्स द आंसर बाय द वे फॉर यू, MSP रिजाइम। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल, The adoption of hybrid and high yielding variety seeds is one definite blank space to raising productivity in Indian agriculture, it added, stating that a host of studies have demonstrated significant net benefit of GM crops. The survey said, nonetheless, there are good reasons for some
of the public apprehensions of GMOs. बहरहाल जो आपके लिए important बात है वो ये है, the adoption of hybrid and high yielding variety seeds is one definite blank space to raising productivity in Indian agriculture. और यहाँ पर एक्चुअली में अगर आप देखें is one definite, तो यहाँ पर एक आपको noun का requirement है. अच्छा अब देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास options है. Conclusion is one definite conclusion to raising productivity. नहीं, it does not match over here. Is one definite stoppage, doesn't really match actually. Now the next one is one definite exit? No, once again not at all. One definite egress, not matching in any way. तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो होता है नंबर 5, क्योंकि यहाँ पर ये एक वे प्रोवाइड कर रहा है. The option is pathway. All right, so that's the reason, because when we say that the adoption of hybrid and high yielding variety seeds is one definite pathway to raising productivity, that actually matches, and that's why this is your answer. Okay, अब हम चलते हैं आगे वैसे, और ये रहा हमारे पास अगला सवाल. India needs to evolve so as to address the concerns in a way that does not come in the way of adapting high blank space technologies and rapidly moving towards the world's agro-technological frontier. Okay, in the way of adapting high blank space technologies. तो बेसिकली आपको एक यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, it's not of a particular, you can say not of a verb or any other thing. You actually require kind of a noun over here. Now let's just have a look on the systems. High yielding technologies. All right, well actually it's more of a, you can say, that does not come in the way of adapting high. Adapting तो यहाँ पर verb हो जाता है. That means it's not actually, it's not even noun, because noun is already technology. So you require something of that adds to the first adjective. So you require an adjective over here actually. And if we say high yielding technologies, ये match तो कर रहा है. एक बार बाकी भी देख लेते हैं. High hard technologies does not match in any way, by the way. Let's have a look. High rigid, no, not at all. High solid भी नहीं होगा, because अगर highly होता तो हम मान लेते कुछ. And high strong technology भी नहीं होता. अब देखिए एक्चुअली में क्लोज कितना आसान होता है, आपको सिर्फ उसका पार्ट ऑफ स्पीच ढंग से आइडेंटिफाई कर लेना होता है, एंड देन एवरीथिंग is actually very simple, and वही हमने यहाँ भी किया. High yielding technology, so that's the thing. Okay, this is your answer. Now let's move on and let's get the last question out. Now this is the last question in our way. The government has allowed only BT cotton for commercial cultivation, and there is a moratorium on BT brinjal. Currently it is examining a proposal on GM mustard seeds despite there being severe blank space to it among green activists. All right, so severe blank space to it, यहाँ पर एक आपको noun की requirement है, क्योंकि severe जो है ये अपने आप एक adjective है. तो okay, now let's have a look at the option. Severe kindness to it, यहाँ पर देखिए एक opposition की feeling वैसे यहाँ पर देखने को मिल रही है. All right, तो basically opposition की feeling ही दिखनी चाहिए, या कुछ opposition का system दिखना चाहिए हमारे आंसर में. Now there being severe kindness तो नहीं होगा, by the way. Severe calm भी नहीं होगा, और अगर हम देखें सीवियर फ्रेंड भी नहीं होगा, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए बेकार हो जाते हैं. हम आगे देखते हैं सीवियर ऑपोजिशन हो सकता है, लेकिन एक बार आखिरी ऑप्शन देखते हैं सीवियर हार्मनी नहीं. तो ऑपोजिशन इज द करेक्ट आंसर. बाय द वे आई डिडंट थिंक कि ऑपोजिशन ही एक्चुअली में ऑप्शन दिया हुआ है, बट हियर इट इज, एंड दैट्स द आंसर, बिकॉज देयर बीइंग सीवियर ऑपोजिशन टू इट अमंग ग्रीन एक्टिविस्ट. अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो ये एसटी डिस्कशन था ये काफी समझ में आया होगा, और साथ ही में आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. आई नो कि देयर वर टाइम व्हेन यू वुड हैव गॉट बोर्ड, बट देन अगेन दैट्स द रूल ऑफ द नेचर कि सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज सबको करना पड़ता है. बट एनीवेज यहाँ पर क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, और इसकी गारंटी देते हुए आपसे कहता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका फ्यूचर हम लोग इंप्रूव कर सके. साथ ही में अगर ये वीडियो डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो बेशक इसको आप लाइक करें. साथ ही में कमेंट्स में आप हमको बता सकते हैं कि और भी कुछ चीजों को हम ज्यादा फोकस करें, ताकि आपको और भी ज्यादा हेल्प मिले. साथ ही में उन एसटीज के बारे में बता सकते हैं आप जिसमें कि आप रिक्वायरमेंट चाहते हैं. प्लस यू कैन ऑल्सो टेल द क्वेश्चंस जिसमें कि आपको दिक्कत होती है, ताकि अपने अगले डिस्कशन में हम उनको भी इंक्लूड करें. और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर दिखाइए, और इस यूआरएल को आप शेयर भी कर सकते हैं. एट महिंद्राज, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस. थैंक यू.